नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता कपूर के घर। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया और हर्षवर्धन उसकी मॉम की छोड़ी हुई दूसरी वीडियो को ओपन करने की कोशिश करते हैं और उसे ठीक करने के लिए एक एक फायरवॉल को ब्रेक कर रही थी। तभी आखिरी में हर्षवर्धन भी है कोशिश करता है और उसे भी कोई सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब देकर हर्षवर्धन वह देखकर मुस्कुराकर बोला, बीवी आंटी सच में काफी स्मार्ट है। यह सुनकर अनाया कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या मतलब? तो हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, बीवी तुम्हें नोटिस नहीं किया? इस वीडियो को किसी स्ट्रांग पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। इसे एक सॉफ्टवेयर से इंक्रिप्ट किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में खास तरह की कोडिंग की गई है। अगर कोई एक ही इंसान उसे वीडियो के हर फायरवॉल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो को कभी ओपन नहीं किया जा सकता। जिसने भी इसे डिजाइन किया था वह चाहता था कि इसे एक से ज्यादा लोग हैक करें। जब मैंने आखिरी फायरवॉल को डिफरेंट तरह से हैक किया तो वीडियो ओपन हो गया। वही अपने हब्बी का एक्सप्लेनेशन सुनकर अनाया भी समझ गई कि उसकी मॉम जरूरत से ज्यादा स्मार्ट थी। अनाया कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए बोली, अभी इस वीडियो को शुरू करो। हर्षवर्धन अनाया को एक झटके से अपनी गोद में बैठाता है और फिर स्क्रीन की ओर देखते हुए उसे वीडियो को शुरू कर देता है। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ उसमें से एक मधुर मगर दिल को छू देने वाली आवाज सुनाई दी। स्क्रीन पर कोई और नहीं अनाया की मॉम थी, सादगी से भरी हुई एक औरत जिसने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, जो दिखने में संस्कारी के साथ साथ मॉडर्न भी नजर आ रही थी। हाथों में क्लासिक वॉच, चेहरे पर गजब का तेज और दिखने में ही काफी ज्यादा स्मार्ट। वह मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अनाया, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो इसका मतलब है अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि तुम अपने ऊपर आने वाली हर मुसीबत से लड़ सको। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। मुझे पता है तुम इस राज को सुनकर अभी टूट जाओगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ। दरअसल तुम राजेश की बेटी नहीं हो, तुम्हारे पिता कोई और है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारी मुलाकात एक रिसर्च के वक्त हुई थी जहां पर वह अपने मेडिकल के फील्ड में जीनियस थे, तो वही मुझे केमिकल में महारत हासिल थी। हम दोनों एक रिसर्च के वक्त मिले, हम में प्यार हुआ और हम नजदीक आए और हमारे नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि हम लोगों ने अपनी मर्यादा लांघ ली और तुम हमारे प्यार की निशानी मेरी कोख में आ गई। लेकिन उसके बाद तुम्हारा असली पिता को वापस जाना पड़ा अपने परिवार के पास। उसके बाद में उन्हें मिल नहीं पाई। तब तक तुम मेरी कोख में आ चुकी थी। मैंने उनका बहुत इंतजार किया, लेकिन यह दुनिया जितना तुम्हें लगती है उतनी सीधी साधी भी नहीं है। मुझे पता था अगर मैं बिना शादी को तुम्हें जन्म दिया तो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे और तुम्हारी जिंदगी मेरे से भी बात कर देंगे। हालांकि मैं तुम्हें पैसा, पावर ऑफ प्रॉपर्टी दे सकती थी, लेकिन एक सुकून भरी जिंदगी देने के लिए तुम्हारे ऊपर पिता का साया होना जरूरी था। लेकिन मैं तुम्हारे जैविक पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मैं उनकी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी भलाई के लिए एक बहुत अच्छा फैसला किया। मैं किसी ऐसे इंसान को खोजा जो खुद को बहुत ज्यादा अमीर बनाना चाहता हो और जिसकी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हो, जिसे मैं दुनिया के सामने तुम्हारा पिता बना सकूं। और मुझे वह मिला भी राजेश दुबे के रूप में। वह बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और थोड़ा लालची किस्म का इंसान था, लेकिन जहां तक मैंने उसके बारे में पता करवाया था उसका करैक्टर इतना भी बुरा नहीं था। उसे बस पैसे और पावर की भूख थी। मैंने उससे पैसे और पावर दिया, बदले में उसे तुम्हारा पिता बनाया था। मुझे नहीं पता कि मेरा वह डिसीजन कितना सही था और गलत, लेकिन तुम्हें एक इज्जत भरी जिंदगी देने के लिए जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इतने साल अपने अस्तित्व से दूर रखा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मुझे पता है तुम्हारे मन में अपने असली पिता के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना दिख रहा है यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पति के साथ ही खुशहाल जिंदगी जियो। और अगर तुम्हारा पति भी मेरे साथ अगर यह वीडियो देख रहा है तो मैं उससे भी यही करती हूँ कि वह भी मेरी बात का सम्मान करेगा और तुम्हारे साथ एक सुकून भरी जिंदगी जिएगा और बिना वजह कोई भी मुसीबत नहीं मोड़ लेगा।
आने वाली जिंदगी तुम लोगों की बहुत खूबसूरत और आनंदमय रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और मैं तुम्हारे लिए इसी वीडियो के नीचे एक डॉक्यूमेंट रखा है। अगर कभी ऐसा वक्त आए कि राजेश दुबे तुम्हें धोखा दे या फिर तुम्हारे खिलाफ जाए, तो यह तुम्हारे लिए काम आएगा। और मेरी बच्ची माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हमेशा अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। लव यू बच्चा। इतना बोलकर वह वीडियो खत्म हो गया और नीचे कुछ डॉक्यूमेंट फाइल जुड़ी हुई थी। वही अनाया जो अब तक वीडियो देख रही थी, उसकी आंखों से तो आंसू जर्जर बह रहे थे। आखिरकार उसकी माँ उसकी कमजोरी थी। पिछले जन्म में भी वह हमेशा अपनी माँ की प्यार के लिए तरसी थी। इसीलिए तो वह घटिया रवीना के झूठे प्यार के दिखाव में आ गई थी। उसका झूठा दिखावा भी अनाया को सच लगता था। अनाया मन ही मन बोली, लव यू मॉम, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वही हर्षवर्धन जो अपनी बीवी को इमोशनल होता हुआ देख रहा था, वह प्यार से उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, बीवी शांत हो जाओ, मॉम तुम्हें परेशान नहीं देख सकती थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और उन्होंने जो कुछ भी किया वो बस तुम्हारी भलाई के लिए किया। दरअसल हर्षवर्धन अपनी बीवी के दिल में चल रहे तूफान से वाकिफ था। उसे पता था कि दिल के किसी कोने में अनाया अपनी माँ से नाराज थी। इतना बड़ा राज उसे छुपाने के लिए उसकी एक वजह यह भी थे कि अनाया ने पूरी जिंदगी राजेश दुबे को अपना पिता मानकर उसकी हर नाइंसाफी सही। अगर उसे सच बचपन से ही पता होता कि राजेश उसका पिता नहीं है और ना ही उनके साथ उनका कोई खून का रिश्ता है, तो वह उनकी इतनी सारी चलों का सामना नहीं करती और एक झटके में सब कुछ खत्म कर देती। इसी वजह से अनाया अपनी माँ की इस डिसीजन से नाराज थी। इसलिए हर्षवर्धन उसे समझा रहा था। हर्षवर्धन आगे बोला, बीवी तुम्हें जितना लग रहा है उतना सिंपल भी नहीं है। आज से 25 साल पहले किसी औरत का बिजनेस करना भी दुर्लभ था। उस जमाने में आंटी ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और तुम्हें भी इस दुनिया में लाए। तब लोग औरतों को अपने नीचे समझते थे और उसी जमाने में बिना शादी के माँ बनना घोर पाप था। आंटी ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया। हर्षवर्धन की बात सुनकर अनाया को भी समझ आया कि उसकी माँ गलत नहीं थी, बस उनका तरीका गलत था। वो बस अनाया की भलाई चाहती थी और उन्होंने राजेश दुबे को कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान समझ लिया और उन पर यकीन करके खुद अपनी ही मौत बुला ली। क्या इन सब के बाद अनाया राजेश दुबे को मर देगी और क्या अनाया अपने असली पिता को खोज पाएगी? अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हर्षवर्धन और अनाया के पुराने घर जाते हैं और वहां पर रखा हुआ वीडियो फुटेज ऑन करके अनाया की मॉम की सारी बातें सुनते हैं और हर्षवर्धन अनाया को शांत करता है। सब कुछ देखने के बाद हर्षवर्धन अनाया को डाइवर्ट करने के लिए बोला, बीवी यह सब कुछ तो ठीक है, देखो आंटी ने तुम्हारे लिए कुछ और भी छोड़ा है। इतना बोलकर वह नीचे रखे हुए डॉक्यूमेंट को खोल देता है। डॉक्यूमेंट खुलते ही अनाया और हर्षवर्धन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अनाया को इस डॉक्यूमेंट पर यकीन नहीं हो रहा था। वह गौर से उन सभी डॉक्यूमेंट को देख रही थी। हर्षवर्धन डॉक्यूमेंट को देखते हुए अनाया को गौर से देखते हुए बोला, बीवी इस तरह से देखना बंद करो। आंटी स्मार्ट थी, वह इतनी बड़ी बिजनेस वुमन थी। उन्हें पता था कि किसी पर भू अंधा विश्वास अच्छा नहीं है और वह राजेश दुबे पर भी अंधा विश्वास नहीं करती थी। इसलिए तो उन्होंने इतनी स्ट्रांग विल बनाई जिसके चलते राजेश दुबे तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके और अगर वह कुछ करे भी तो तुम उसे हरा सको। और रही बात इन डॉक्यूमेंट की, तो यह भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही था। वह राजेश दुबे को कंट्रोल करने की चाबी थी। वही अनाया उन डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए बोली, ठीक है हस्बैंड, जैसा तुम समझो। चलिए कोर्ट केस की तैयारी देखते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह दुबे परिवार आगे क्या करता है। इतना बोल डॉक्यूमेंट को कॉपी करके लैब को बंद करके वापस निकल गई है। कोर्ट की हियरिंग में अगले दिन कोर्ट की हियरिंग में हर कोई वहां पर मौजूद था। जानवी ने काफी पैसे खर्च करके एक काफी जाना माना वकील हायर किया था ताकि वो अनाया से प्रॉपर्टी हड़प सके। वैसे तो जानवी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन इन सब में उसकी मदद विशाल मेहता ने की थी। उसमें भी उसी का स्वार्थ था। आज भी उसके दिल में अनाया को एक बार हासिल करने की तमन्ना थी। वह अनाया के पीछे पागल था। वैसे तो वह जानवी को कोई भी अहमियत नहीं देता था, लेकिन जब उसे इस सुनवाई के बारे में पता चला तो जानवी ने उसके दिमाग में यह बात डाल दी कि अगर कपूर इंडस्ट्री जानवी को मिल गई तो अनाया के पास कुछ नहीं बचेगा और उस वक्त अनाया को तुम्हारा होना ही होगा, चाहे जबरदस्ती से ही सही, लेकिन तुम उसे हासिल कर पाओगे।
ऊपर से जानवी ने उसे यह भी कह दिया था कि अगर उस कपूर खानदान की सारी जायदाद मिल है तो वह उसे बिना कुछ कहे डिवोर्स दे देगी। वैसे भी जानवी को विशाल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह उसे पसंद नहीं करती थी और उसकी पावर और प्रॉपर्टी उसे नहीं चाहिए थी, लेकिन जब से उसने विशाल से शादी की थी उसकी जिंदगी जहनुम भरी हो चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि उसे आगे भी यह जिल्लत सहनी पड़े। ना ही विशाल की माँ उसे कोई तवज्जो देती थी और उसकी इज्जत करती थी, ना ही परिवार में कोई उसका सम्मान करता था। यहाँ तक कि उसका पति भी उसके सामने ही उसकी सेक्रेटरी के साथ हम बिस्तर होता था। अब भला जानवी वहां पर क्यों ही रुकती, और जब उसे कपूर खानदान की जायदाद मिल जाएगी तो वह भी खुद इतनी अमीर हो जाती कि विशाल उसके सामने झुक जाए। दूसरी ओर यह सुनवाई काफी स्पेशल कोर्ट में थी, जहां पर केस से जुड़े हुए लोगों की ही एंट्री थी। यहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान नहीं था, जैसे कि दुबे परिवार के दादी और बेटा जानवी मेहता और अनाया अपने हैंडसम हब्बी के साथ आई थी, और कुछ और चंद लोग थे जो कपूर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जिनमें से सिंघानिया परिवार की तरफ से भी एक इंसान था। और कोर्ट की स्पेशल परमिशन से आज वहां पर राजेश दुबे को भी लाया गया था। राजेश दुबे को जब कैसे की सुनवाई के बारे में पता चला तो पहले तो वह इसके लिए राज नहीं हुआ था, क्योंकि वह इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता था और वह नहीं चाहता था कि बाहर किसी को पता चले कि अनाया उसकी बेटी नहीं है। उसकी कई सारी वजह थी, उसके अंदर किसी का खोखा था। अगर यह बात बाहर आई तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वह अपनी जान से ज्यादा स्टेटस को नहीं चाहता था, लेकिन एक तरफ से उसे यह भी लग रहा था कि अगर कोर्ट ने यह सारी जायदाद जानवी को दे दी तो अनाया के पास कोई पावर नहीं बचेगी और वह उसे वापस पहले की तरह अपने इशारों पर नचा पाएगा। जैसा वह कहेगा वैसा ही अनाया करेगी, तो शायद आगे उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। इसीलिए वह कोर्ट की सुनवाई में आने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन वह नहीं जानता था कि इन सब के पीछे बैकबोन हर्षवर्धन था। यहाँ के जज से लेकर वकील तक सब कुछ हर्षवर्धन के अंडर कंट्रोल में था। यहाँ तक कि उसने कोर्ट में हाई कोर्ट की नोटिस भी जमा की थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस केस को वन टाइम सुनवाई से सॉल्व किया जाए, यानी कि इस केस का फैसला आज होना चाहिए, इसकी कोई अगली तारीख नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ी ही देर में केस शुरू हो गया, जहां जानवी की ओर से विशाल की मदद से खोज हुआ देश का जाना माना वकील था, जो आज तक कोई भी केस नहीं हारा था। वहीं अनाया की ओर से और कोई नहीं, धनंजय ठकराल आए थे। उन्हें देखकर तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि धनंजय ठकराल सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे। वह आज भी कहीं ऐसे मामलों में जजमेंट देते थे जो खुफिया मिलिट्री से जुड़े हुए थे, और आज वह कोई कैसे खुद लड़ने आए थे। उन्हें देखकर तो सामने वाला वकील भी एक बार के लिए डर गया था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी धनंजय ठकराल का नाम बहुत ऊंचा था और सामने बैठा हुआ जज भी धनंजय ठकराल की रिस्पेक्ट करता था। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे वकील ने केस लड़ने से पहले ही हार मान ली हो, लेकिन आज वह पीछे नहीं हट सकता था। एक तो उसने बहुत ज्यादा पेमेंट ली थी, ऊपर से उसके पास पुख्ता सबूत है। उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि आज वो धनंजय ठकराल को हरा ही देगा, और अगर उसने एक बार धनंजय ठकराल को हरा दिया तो आने वाले कल की दुनिया में उसका नाम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए वह खुद को मोटिवेट करके केस की सुनवाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ से दलील शुरू हो गई, जहां पर जानवी की ओर से आया हुआ वकील कई दांव पेच खेलता है और सबूत के साथ तर्क पेश करता है, जिसमें यह बताया गया हो कि कपूर खानदान की लीगल वारिस जानवी है, ना कि अनाया कपूर। दूसरी ओर धनंजय ठकराल सभी दलीलों को बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे, पर उन्होंने साफ साफ डॉक्यूमेंट पेश किए, जिसमें यह बताया गया था कि कपूर इंडस्ट्री की लीगल मालकिन गीता कपूर थी, ना कि राजेश दुबे। राजेश दुबे को अपनी फैमिली में गीता कपूर ने ही ऐड किया था, तो जो कुछ भी है वह गीता कपूर का ही है। इस हिसाब से सब चीजों की मालकिन अनाया कपूर ही है। यह बहस बहुत देर तक चली, हर तरफ से सबूत इकट्ठा किए गए हैं और उसके बाद साबित करने की कोशिश की गई कि सब कुछ जानवी का ही है। वह इसके आगे बढ़ता देख धनंजय ठकराल तो गुस्सा आया। उसने गीता कपूर की विल, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि कपूर खानदान की सभी जायदाद की एक लौटी मालकिन अनाया कपूर रहेगी। सामने वाला वकील भी बोल पड़ा, माय लॉर्ड, यह डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन मेरी क्लाइंट भी अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए यह जायदाद चाहती है और उन्हें यह मिलनी चाहिए अपने परिवार चलाने के लिए।
और वैसे भी पिता की जायदाद में बच्चे का हक होता है, और यह हमारा कानून कहता है। और इस बार दलील बिल्कुल उल्टी थी। जज ने उसकी दलीलों का समर्थन भी किया, क्योंकि सच में यह कानून हमारे देश में है कि पिता की जायदाद में सभी बच्चों का एक समान हक होता है। क्या अनाया खो देगी अपनी प्रॉपर्टी? और क्या सबक मिलेगा जानवी को? और क्या होगा कोर्ट का नतीजा? अब तक आप लोगों ने सुना कि कोर्ट में कैसे चल रहा था, और हर तरफ से दलील हो रही थी। धनंजय ठकराल के विल सबके सामने रखने के बाद किशोरी को जायदाद मिलने का कोई चांस नहीं था, लेकिन सामने वाला वकील कानून की कुछ दाव का इस्तेमाल करके जायदाद का कुछ हिस्सा जानवी और दुबे परिवार को दिलवाने की कोशिश करता है, और जिसमें जज भी उसका साथ देता है और उनकी सभी दलीलों को सही बताता है। इस बीच राजेश दुबे को कटघरे में बुलाकर वकील एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि उनकी और गीता कपूर की जिंदगी कैसी थी, क्या वह एक असली कपल थे, और हाँ तो उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह का था, जिसमें राजेश दुबे हर चीज में अपना इक्वल शेयर बताता है, जैसे कि उसने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया था दिया कपूर की कंपनी में और उनकी सक्सेस में, और जितनी भी उन्होंने तरक्की की थी वो राजेश दुबे ने की थी। उस वजह से हर चीज पर उसका भी इतना ही हक है जितना अनाया का था। इस तरह की कई सारी दलील सामने वाला वकील पेश करता है, जिसमें राजेश दुबे बेशर्म की तरह गीता कपूर को अपनी बीवी बताकर उसकी जायदाद पर अपना हक जमा रहा था, और उसके सामने दावा कर रहा था कि वह अपने दोनों बेटियों को इक्वल समझता है, लेकिन फिर भी वह जायदाद दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता था। उनकी इतनी बेशर्मी देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह पहले इस चीज को सबके सामने लाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसकी बात से उसे गुस्सा आ रहा था। उसने धनंजय ठाकराल को कुछ इशारा किया और अपने पास से एक फाइल निकालकर उसको धनंजय ठकराल की ओर बढ़ा दी। हर्षवर्धन, जो किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह अपनी जान अनाया के पास बैठा था, हालांकि उसने अभी भी छुपाया हुआ था, वह बस अनाया के स्पॉट के लिए वहां बैठा था, और उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरा को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन वह छुपा नहीं पा रहा था। उसके थोड़ी दूर बैठी हुई लोग भी उसके आसपास के और से डर रहे थे। हर्षवर्धन अपनी बीवी के नजदीक जाकर शांति से बोला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही डॉक्यूमेंट हाथ में लेने के बाद एक नज़र उस फाइल को देखते हैं। ऐसा नहीं था कि धनंजय ठकराल वह फाइल देखी नहीं थी। वह मिस गीता कपूर के पर्सनल लॉयर के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने ही उस फाइल को बनाया था। हालांकि उन्होंने काफी साल पहले इस चीज को भुला दिया था, लेकिन आज अपनी वही जानी पहचानी फाइल को देखकर उनके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। वह उस फाइल को आगे बढ़ाते हुए जज साहब को देखकर बोले, जज साहब, आप कुछ भी फैसला सुनाएं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस फाइल को एक नज़र देख ले, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। वही सामने वाला वकील, जिसे लग रहा था कि वह केस जीत रहा है, ऐसे अचानक किसी फाइल को सामने लाने से विरोध करते हुए बोला, नहीं जज साहब, यह नए सबूत वेरीफाइड नहीं है, हम इसे नहीं देख सकते। वही धनंजय ठकराल सामने वाले वकील को देखकर कड़क आवाज में बोले, यह तो जज साहब ही डिसाइड करेंगे कि यह सबूत असली है या नहीं। इतना बोलकर उसने फाइल जज साहब की ओर बढ़ा दी। जज साहब एक नज़र उस फाइल को देखकर उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट जानकारी को पढ़ते हैं। जैसे जैसे वह सब कुछ पढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। उनके बगड़ते बिगड़ते भाव वहां बैठे हर इंसान को दिख रहे थे। किसी को लग रहा था कि उसे फाइल में तगड़ा सबूत है, तो किसी को लग रहा था कि वह बस बकवास फाइल है। कोई अपने केस जीतने के जश्न मना रहा था। जानवी मेहता को लग रहा था कि अब तो वह माला माल हो जाएगी। अब वह कपूर इंडस्ट्री को भले ही पूरी तरह से हास्याला ना कर ले, लेकिन उसकी आधी मालकिन तो बन ही जाएगी। आखिर में वह धीमे धीमे करके किसी भी तरह से अनाया को अपने रास्ते से हटाकर पूरी कपूर इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेगी। उसे अंदर ही अंदर अपना प्लान सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था। वही दुबे परिवार की दादी और बेटा तो किसी और ही सोच में थे। उनके दिमाग में तो यही चल रहा था कि वह कैसे पैसे निकलवाएंगे और किस तरह से कपूर इंडस्ट्री का फायदा उठाकर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। अब उनको यह शहर की चकाचौंध पसंद आने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि गांव में अब तक वह गरीबों वाली जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें बस कुछ लाख रुपए ही मिलते थे, हालांकि गांव में कुछ हजार रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे, और वह लोग तो कई लाख रुपए के मालिक थे, और वह पानी की तरह पैसे बहाते थे। गांव में हर वक्त गरीब लोगों पर दोष जमाते थे और उनको चंद पैसे देकर मदद करते थे और उन पर जिंदगी भर एहसान जताते थे।
उनका कर्जदार मानकर किसी नौकर की तरह काम करवाते थे। उन लोगों को लग रहा था कि वह बहुत अच्छी जिंदगी है। यहाँ की लग्जरी जिंदगी देखकर उनका यही लग रहा था कि अब वह कपूर अंपायर को अपने हाथों में लेकर कपूर खानदान की जायदाद पर ऐश करेंगे। उन्होंने कपूर मेंशन भी देखा हुआ था। उनका इरादा तो वहीं पर रहकर अपनी आगे की जिंदगी बिताने का था। उन्होंने तो यह भी सोच लिया था कि वह किस तरह से कपूर मेंशन में रहकर सब पर हुक्म चलाएंगे और इतनी बड़े घर में रहकर पूरे गांव को जलन महसूस करवाएंगे और खुद को सबसे ऊपर दिखाएंगे। लेकिन दुबे परिवार नहीं जानता था कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। वैसे भी उन्हें मुफ्त का खाना पैसा पसंद था। वो क्या जाने कि कुछ हजार कमाने के लिए भी लोगों की चप्पल घिस जाती है, लेकिन वो लोग ऐसे ही लाखों रुपए मुफ्त के उड़ा देते थे। वही कोर्ट रूम में हर कोई अपने अपने ख्याल में डूबा हुआ था। वही राजेश दुबे को दिल्ली दिल लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया अपनी बेटी जानवी का साथ देकर, क्योंकि आज उसे कुछ गलत होने की आशंका नजर आ रही थी। लेकिन पीछे हटने के लिए देर हो चुकी थी। हालांकि उसके दिल में किसी कोने में यह बात जरूर थी कि उसने जो किया है वह सही था। आखिरकार वह भी अनाया को कोई खास पसंद नहीं करता था। हालांकि वह उससे नफरत भी नहीं करता था, लेकिन जब से उसे पता चला था कि उसकी वजह से रवीना की जान गई थी, तब से तो वह अनाया को मार देना चाहता था। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वह अनाया को कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे कई राज थे जो वह अपने सीने में दबा कर बैठा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर उसने अनाया से जायदाद ले ली या फिर उसे अपने अंडर ले लिया तो वह उसके अंदर पहले की तरह दब कर रहेगी और उसकी सारी बात मानेगी। फिर वह जैसा कहेगी वैसा वह करेगी। आखिरकार इस मतलबी दुनिया में पैसा, पावर और प्रॉपर्टी ही सब कुछ है। और उसके हिसाब से अनाया एक गांव की गवार थी। उसके पास ज्यादा कोई स्किल नहीं थी, और अगर होगी भी तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कपूर इंडस्ट्री की बिना कुछ कर सके। अब भला उस बेवकूफ को कौन बताए कि अनाया के पास इतनी ज्यादा दूर इतनी इन्फ्लुएंस है कि वह ऐसी 100 कपूर इंडस्ट्री रातों रात खड़ी कर सकती थी। बस उसे दुनिया से छुपाकर रहना पसंद था। वही जज साहब जो अब तक पूरी फाइल पढ़ चुके थे, वह सब की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोले, अब जबकि इतना बड़ा सबूत सामने आया है तो यह बात साफ है कि यह फैसला किसकी हक में होगा। वही कह साहब की बिहेवियर को देखकर जानवी के वकील को समझ आ गया कि कैसे उसके खिलाफ है, तो वह विरोध करते हुए बोले, जज साहब आप इस तरह से फैसला नहीं सुना सकते, हमें भी उन कागजात को देखना है। वहीं उनकी बात सुनकर धनंजय ठकराल बोले, ठीक है अभी दिखाता हूँ। इतना बोलकर वहां लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन पर वह पेपर्स को दिखाने लगते हैं। उन पेपर्स पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। क्या थी उन कागजात की असलियत, और क्या इन सब के बाद दुबे खानदान का किस्सा खत्म हो जाएगा। अब तक आप लोगों ने सुना कि कोर्ट केस में अनाया अपने मॉम की ओर से कुछ कागजात जमा करती है जिस पर लिखा था लीगल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उन कागजात को देखकर जहां बाकी के लोग कंफ्यूज थे, तो वही राजेश दुबे का चेहरा काला पड़ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कागजात अनाया के हाथ लगा सकते हैं। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अनाया को देख रहा था। बाकी के लोग भी अनाया को देख रहे थे। यह न्यूज़ काफी बड़ी थी, उसकी वजह से उसमें लिखा हुआ चीज लोग साफ साफ पढ़ रहे थे। उसमें साफ साफ लिखा था कि वह एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो दुनिया के लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगा, लेकिन यह कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गीता कपूर मिस्टर राजेश दुबे को फुल टाइम हस्बैंड के लिए लीगली जॉब पर रख रही है, जिनका काम होगा मिस गीता कपूर की बेटी का पिता बनने की एक्टिंग करना, जिसके बदले मिस गीता कपूर उन्हें पैसे देगी और अपने पति होने के सारे राइट इस्तेमाल करने का हक देगी। लेकिन तब तक ही जब तक वो अनाया कपूर के पिता बनकर उसका पालन पोषण करेंगे और उसे अपना नाम देगी। जैसे जैसे लोगों कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातें पढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनकी आंखें बड़ी हो रही थी। जाहिर सी बात है, आज तक लोग समझते आ रहे थे कि राजेश दुबे गीता कपूर के लीगल पति है, जिसकी वजह से कपूर इंडस्ट्री पर उसका हक होगा। लेकिन आज लोगों को पता चल रहा था कि राजेश दुबे तो गीता कपूर का बस एक नौकर था, जिसे गीता कपूर ने पैसे देकर अनाया के बाप बनने की नौकरी दी थी। यह कुछ ऐसा है जिसे लोगों को अपने काम करने के लिए हायर करना। उसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद हर कोई सदमे में था, क्योंकि उसने वह कंडीशन भी लिखी हुई थी कि इस बीच राजेश दुबे गीता कपूर को धोखा नहीं दे सकता कि ना ही किसी से शादी कर सकता है। जैसे जैसे लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे,
वैसे वैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो राजेश दुबे को कपूर सरनेम भी इसीलिए मिली थी ताकि वह अनाया कपूर का पिता बन सके। सब कुछ पढ़ने के बाद राजेश दुबे गुस्से में चिल्लाकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, यह पेपर तुम्हारे हाथ नहीं लग सकते। इतना बोलकर वह अनाया को नफरत से देखता है। वह आगे चिल्लाकर बोला, तुम्हें यह कहाँ से मिले? जरूर तुम्हें यह नकली पेपर बनवाए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। गीता ने मुझे साफ साफ कहा था कि इस बारे में कभी हम अनाया को नहीं बताएंगे, यह हम दोनों के बीच का राज होगा। वही उसकी बात सुनकर पूरे कोर्ट में सन्नाटा सा फैल गया, क्योंकि कुछ देर पहले जो राजेश दुबे अनाया को अपनी बेटी बता रहा था और उसकी जायदाद पर हिस्सा मांग रहा था, अभी पता चल रहा था कि वह तो बस एक पैसे देकर खरीदा हुआ बाप था, जो अनाया को लीगल नाम देने के लिए खरीदा गया था। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही थी, और जब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी तो उसके दुबे परिवार और जानवी की भी कोई वैल्यू नहीं बची थी। वही अनाया जो अब तक खामोश बैठी थी, वह राजेश दुबे की आंखों में देखते हुए कड़क आवाज में बोली, आपको क्या लगता है मेरी मॉम इतनी बेवकूफ है जो किसी को पैसे देकर अपने लिए हायर करें और उस पर आंखें बंद करके विश्वास भी करें? वही उसकी बात सुनकर राजेश दुबे को गीता कपूर के लिए नफरत सी होने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह गीता कपूर की वजह से हो रहा है। अगर यह पेपर उसने अनाया को दिए हो नहीं होते तो यह सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन उन बेवकूफ को कौन बताया कि यह सब कुछ उनकी बेवकूफी और उनके घटिया बिहेवियर की वजह से हुआ है? अगर पिछले जन्म में ही अनाया को उन लोगों ने अच्छे से ट्रीट किया होता और एक बेटी का दर्जा दिया होता और शांति भरी जिंदगी जी होती, तो आज अनाया के हाथ इतना बड़ा राज लगता ही नहीं। गीता कपूर भी अपनी बेटी को यह सब कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए तो उसने इतना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था और इतने सारे फायरवॉल बनाकर इस फाइल को सिक्योर किया था। लेकिन आखिर में अनाया वहां तक पहुंच ही गई। इसका सीधा सा मतलब है कि राजेश दुबे अपने पिता बनने की ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई। थोड़ी ही देर में जज साहब ने फैसला अनाया के हक में सुना दिया और पूरी तरह से राजेश दुबे और उसके परिवार को कपूर खानदान से दूर फेंक दिया। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी नोटिस जारी किया कि अगर आगे से दुबे परिवार या फिर जानवी ने अनाया के लिए कोई मुसीबत खड़ी की तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस फैसले से वह लोग खुश तो नहीं थे, लेकिन वह बहस नहीं कर सकते थे। वहीं अनाया खामोशी से अपने हब्बी के हाथ को पकड़कर वहां से बाहर चली गई। हालांकि राजेश दुबे इस बारे में अनाया से बात करना चाहता था, लेकिन अनाया यह जानती थी कि उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। उससे बात करना यानी कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। वह बिना कोई बहस के वहां से बाहर चली गई। वहीं पीछे राजेश की मां आगे आते हुए राजेश को घूरते हुए गुस्से में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि तुमने उस लड़की से लीगली शादी की है, तो यह सब कुछ क्या था? और अगर तुमने उससे शादी की थी तो यह सब कुछ तुम्हारा भी होना चाहिए। वही अपनी मां की बेवकूफी सुनकर राजेश दुबे को भी गुस्सा आया। वह दांत पीसते हुए बोला, यह सब कुछ तुम लोगों की बेवकूफ की वजह से ही हो रहा था। इतने साल मैंने तुम लोगों को लाखों रुपए दिए, क्या वह कम पड़ गए थे? जो पैसे मांगने के लिए तुम लोग यहाँ भी आ गए, यहाँ तक कि तुम लोगों ने इतना बड़ा बखेड़ा भी खड़ा किया और पब्लिक के सामने इतने सालों से छुपा हुआ सच भी बाहर ला दिया। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बाहर यह न्यूज़ किसने फैलाई कि अनाया मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। अगर यह सच बाहर नहीं आता और उसकी मां पर उंगली नहीं उठती तो अनाया कभी हमारे खिलाफ नहीं जाती और आज भी हमारी रेपुटेशन एक बड़े खानदान की ही होती। लेकिन आज हम एक हायर किए हुए नौकर से ज्यादा कुछ नहीं रह गए। वह गुस्से में अपनी मां और भाई को देख रहा था, जो भूखे भेड़ियों की तरह पैसों के लालची थे। आज उनके लालच ने ही उन्हें डूबा दिया था। वह जाते हुए जानवी को गुस्से से घूरते हुए बोला, मुझे पता है इन सब की मास्टरमाइंड तुम ही हो, क्योंकि इन बेवकूफों के पास इतना दिमाग नहीं है जो इतनी बड़ी साजिश रचे। वही अपने पिता की बात सुनकर जानवी ने नजर चुराने लगी, क्योंकि सच यही था। जानवी को इस तरह से नजर चुराता देख राजेश दुबे गुस्से में बोला, तुमने अपनी मनमानी कर ली, अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। आज तक लीगली ही सही, लेकिन मेरे पास हक था कि मैं अनाया का बाप हूँ। इस हिसाब से मैं उसे कुछ भी करवा सकता था, चाहे फिर मैं गलत ही क्यों ना हूँ। लेकिन तुम्हें सब कुछ बेकार कर दिया। आज मैं उसका खरीदा हुआ बाप हूँ, जिसे उसकी माँ ने पैसे देकर उसके लिए हायर किया था। अब मेरा कुछ भी बोलना बेकार है।
यह सब कुछ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी ही गलती है। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चले गए। इस बारे में विशाल मेहता को भी पता चल गया। जैसे ही विशाल को इस बारे में पता चला, उसका भी गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उसकी सीधी सी प्लानिंग थी कि वह जाह्नवी की मदद करेगा और अनाया पर प्रेशर बनाकर उसे अपने साथ रखने के लिए मना लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बाजी पूरी पलट जाएगी और सालों पहले का इतना बड़ा सच बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बात अच्छी थी कि उसने पहले ही डिवाइस के लिए जल्दी से बात कर ली थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि जाह्नवी कितनी ढीठ इंसान है। जब उसे कपूर खानदान की जायदाद नहीं मिलेगी तो वह उसे डाइवोर्स नहीं देगी और वह इतनी आसानी से जाह्नवी से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। क्या इन सब के बाद अनाया सबको रास्ते से हटा देगी? और क्या जिंदल परिवार देगा अनाया का साथ? आगे क्या नई चुनौती लाएगी अनाया के लिए? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।